हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर भावना। आज का मेरा टॉपिक है एरियाज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट इन स्पेशल एजुकेशन। कल हम लोगों ने पढ़ा था असेसमेंट का कॉन्सेप्ट, नीड्स एंड टाइप्स। आज हम जानेंगे कि कौन कौन से एरियाज यानी कि क्षेत्र रहते हैं आंकलन में। सिंपली अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आंकलन के क्षेत्र यानी कि विशेष शिक्षा में या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी में कौन कौन से असेसमेंट के एरियाज़ हैं जिनमें बच्चों का आंकलन करना या असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट हम लोग बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट गोल्स को सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्सनल एरिया की। व्यक्तिगत एरिया या व्यक्तिगत क्षेत्र, इन इंग्लिश हम बोलते हैं पर्सनल एरिया। नाम से क्लियर हो रहा है, व्यक्तिगत क्षेत्र यानी कि बच्चे की पर्सनल एक्टिविटीज़ जो कि वह सुबह से शाम तक करता है, वो सारी एक्टिविटीज़ को हम इसमें लाते हैं पर्सनल एरिया से। जैसे बच्चे का खाना पीना या फिर हम कह सकते हैं कपड़े बदलना, नहाना, हाथ धोना, ये सारी बहुत देयर आर सो मेनी ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि इस एरिया में आते हैं। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे टॉयलेटिंग की। टॉयलेटिंग हम बोलते हैं कि टॉयलेट करना। सेकेंड बेथिंग, नहाना। थर्ड वन ईटिंग, खाना खाना। एंड ड्रेसिंग एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती छोटी छोटी जो भी हम लोग सुबह से शाम तक क्रियाएं करते हैं। टॉयलेटिंग बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अगर स्पेशली अगर हम लोग बात करें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चों की, तो उसमें हमारे आते हैं IDD, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी एंड ऑटिज्म एंड सेरेब्रल पल्सी CP। ये 4 मेनली डिसेबिलिटी वाले बच्चे जिनको पर्सनल क्षेत्र में प्रॉब्लम आती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। अगर हम लोग सामान्य बच्चों की बात करें, नॉर्मल बच्चों की, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंटली दूसरों को इमिटेट करते हुए नॉर्मल तरीके से एक्टिविटीज़ को करना सीख जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ब्रशिंग की, तो हमें छोटे बच्चे को, जो नॉर्मल बच्चा है, उसको हमें पकड़ के सिखाने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर घर में मदर कोई ब्रश कर रही है या उसके फादर कर रहे हैं या उसके ग्रैंड पेरेंट्स कर रहे हैं, तो उनको इमिटेट करते हुए वो इजीली ब्रशिंग करना सीख जाता है। ईटिंग, खाना खाना, अगर हम नॉर्मल बच्चे की बात करें तो 7 या हम कह सकते हैं 1 ईयर तक का बच्चा खुद ब खुद खाना खाना सीख जाता है। लेकिन जहाँ हम लोग इन 4 डिसेबिलिटी वाले बच्चों की बात करते हैं तो उनको इन सब एक्टिविटीज़ को करने में प्रॉब्लम रहती है। वो इंडिपेंडेंटली इन एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए हमें पर्सनल तौर पर इन्हें व्यक्तिगत तौर से हमें ट्रेनिंग देने की या प्रशिक्षण देने की आवश्यकता रहती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि असेसमेंट करने के लिए मैंने कल भी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया था कि MDPS टूल, मेनली अगर हम बात करते हैं IDD बच्चों की, MDPS मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम, FACP फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्राम, एंड इसके बाद में बेसिक MR। ये मेनली 3, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन अभी मैं 3 टूल्स के बारे में बता रही हूँ। ये मेनली 3 टूल्स हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में। जो भी डिसेबल बच्चे हैं, वो 2000 इंटेलेक्चुअल डिसेबल चिल्ड्रंस, उनके ऊपर इन टूल्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। MDPS टूल में मेनली 18 एरियाज़ हैं एंड 360 टोटल आइटम्स हैं। हर एरिया में 20 आइटम्स रहती हैं। जैसे पर्सनल एरिया में है, अभी तो मैंने 4 ही लिखा, इसमें ब्रशिंग भी आ जाएगा, हैंड वॉश करना, जो भी मतलब देयर आर सो मैनी ऑफ एक्टिविटीज़ जो बच्चा सुबह से शाम तक परफॉर्म करता है इन पर्सनल एरिया, तो उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं MDPS टूल को। FACP टूल है जो एज के अकॉर्डिंग हम लोग बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। आगे की क्लासेस में इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। बेसिक MR टूल के भी पार्ट A है और पार्ट B है। पार्ट A जिसमें कि टोटल अगर हम बात करें तो इसमें 7 एरियाज़ हैं।
अभी तो मैं आप लोगों को मेनली 6 to 7 एरियाज़ के बारे में ही बताऊंगी। MDPS में मैंने बोला कि 18 क्षेत्र हैं, इसमें हमारे 7 हैं पार्ट ए में। और पार्ट बी की करें बात तो पार्ट बी में हमारे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स के लिए इनको समस्यात्मक व्यवहार को जानने के लिए यूज में लाया जाता है। टू नो द प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड। पार्ट ए स्किल बिहेवियर के लिए यूज में लाया जाता है। स्किल बिहेवियर जिसको हम लोग कहते हैं कौशल व्यवहार। जो भी एक्टिविटीज़ व्यक्ति सुबह से शाम तक करता है या स्टूडेंट सुबह से शाम तक करता है, वेदर वो खाना खाना है, पर्सनल एरिया का है या सोशल एरिया का है या रिक्रिएशनल हम मनोरंजनात्मक एरिया का बोल सकते हैं या फिर इमोशनल है या डोमेस्टिक एरिया है, किसी भी प्रकार के जो भी हम लोग सुबह से शाम तक एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि पार्ट ए कौशल व्यवहार जो भी हम कौशलों को परफॉर्म करते हैं उनसे संबंधित पार्ट ए में एक्टिविटीज़ दी है। पार्ट बी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जिसको हम लोग माल एडेप्टिव बिहेवियर्स भी कहते हैं, यानी कि समस्यात्मक व्यवहारों के लिए समस्यात्मक व्यवहारों का आंकलन करने के लिए बेसिक एमआर पार्ट बी को यूज में लाया जाता है। ये तो हमारे पर्सनल एरिया में थे और मैंने कुछ टूल्स का बताया। आगे नेक्स्ट मैंने जैसे कि बताया कि मैं इनको डिटेल में बताऊंगी भी। पर्सनल एरिया के बाद में हमारा आता है शैक्षणिक एरिया। हिंदी में हम बोलेंगे शैक्षणिक क्षेत्र एंड इन इंग्लिश एजुकेशनल एरिया। अब हम लोग बात करते हैं 21 टाइप्स के डिसेबिलिटी वाले बच्चों की। तो हर किसी को कहीं ना कहीं एजुकेशनल एरिया में शैक्षणिक एरिया में प्रॉब्लम होती है। अगर हम लोग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की बात करें तो ड्यू टू ऑफ लो आईक्यू लेवल, उनका लो आईक्यू हम कह सकते हैं कि लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन का कम होने के कारण से उनको चीज़ें समझ में नहीं आती है। लर्निंग डिसेबल बच्चों को भी सीखने संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं। तो इस एरिया में शैक्षणिक एरिया का संबंधित सारी एक्टिविटीज़ को दिया जाता है, जिसमें रीडिंग एंड राइटिंग दोनों एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। रीडिंग में है जैसे अपना नाम पढ़ना या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी अल्फ़ाबेट्स को पढ़ना, मात्राओं का ज्ञान होना, सारी इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को डिटेल में दिया गया होता है जो भी हम टूल को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड एजुकेशनल एरिया में ही हमारे मैथमेटिकल एरिया भी आ जाता है, जिसमें मैथ संबंधी जो भी समस्याएं आ रही हैं या फिर हम कह सकते हैं कि उसको हिंदी का है या इंग्लिश का है, जिस भी समस्या से वो ग्रसित है या जिस भी एक्टिविटीज़ को उसको करने में समस्या आती है, तो हम लोग आंकलन के माध्यम से हम उन समस्याओं का पता लगा सकते हैं। अब ये तो हमारा शैक्षणिक एरिया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सामाजिक का। सामाजिक क्षेत्र इन इंग्लिश सोशल एरिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सोशल एरिया हम कहते हैं सामाजिक क्षेत्र, जिसमें बच्चे को अगर हम लोग बात करते हैं ड्यू टू ऑफ हिज और हर डिसेबिलिटी, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं उनको उनके डिसेबिलिटी की वजह से सोशलाइजेशन स्किल, सामाजिकरण संबंधी जो कौशल हैं उनको दर्शाने में या फिर हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण करने में इनको दिक्कत आती है। वो किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं बनाना चाहते हैं या हम कह सकते हैं कि वो आइसोलेटेड रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चिड़चिड़ा इनका व्यवहार रहता है। अगर हम एक्टिविटीज़ में बोले तो शेयरिंग का, अगर इनसे कोई नाम पूछे तो नेम को रिस्पॉन्ड करने में इनको दिक्कत होती है। तो इस एरिया में बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती है सामाजिक संबंधी, जिनका हम लोग कहीं ना कहीं आंकलन करते हैं और उनके लिए गोल्स को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद में हमारा आता है साइकोलॉजिकल या हम बोलते हैं मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र साइकोलॉजिकल एरिया।
साइकोलॉजिकल एरिया नाम से क्लियर हो रहा है कि अगर बच्चों को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, या उसमें बहुत सारे एंटी सोशल बिहेवियर हैं, हम कह सकते हैं कि बिहेवियर प्रॉब्लम, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लाइक अगर बच्चा कोई एंटी सोशल बिहेवियर को कर रहा है, जिसको जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, या फिर कॉन्फिडेंस डिसेबिलिटी की वजह से अगर उसमें कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, तो उन सभी एक्टिविटीज़ का हम लोग आकलन करते हैं मनोवैज्ञानिक एरिया में। एंड इसके बाद में हमारा आता है रिक्रिएशनल हम बोलते हैं रिक्रिएशनल एरिया को, मनोरंजनात्मक क्षेत्र नाम से क्लियर हो रहा है कि मनोरंजनात्मक हम कह सकते हैं फ्री टाइम एक्टिविटीज़ या हम लोग बोलते हैं लेजर टाइम एक्टिविटीज़। जो भी हम लोग फ्री टाइम में, जब भी हम लोग जैसे फ्री हैं, तो हम उस टाइम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को करते हैं। ये अभी हमने शैक्षणिक एरिया की बात करी, तो उसमें हमारे एकेडमिक एक्टिविटीज़ आती हैं, और यहाँ पे फ्री टाइम एक्टिविटीज़ जो हैं हम लोग कह सकते हैं कि जैसे टीवी देखना है, गेम्स को खेलना है, फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना या बैडमिंटन खेलना, कौन कौन से गाना सुनना, ड्राइंग करना, ये सारी चीज़ें हम लोग रिक्रिएशनल एरिया में, जब भी बच्चा फ्री बैठा है या कोई काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को कर पाता है, इससे संबंधित असेसमेंट टूल्स में पूरे एक्टिविटीज़ को दिया जाता है, जिनको हम बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो रिक्रिएशनल एरिया को हम लोग कहते हैं को करिकुलर एरिया, या इसमें हम कह सकते हैं अगर एकेडमिक की बात करते हैं तो एकेडमिक एरिया में हमारे आते हैं, पूछा भी जाता है बहुत टाइम पर कि एकेडमिक एरिया में किस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं करिकुलर एक्टिविटीज़। एंड रिक्रिएशनल में हम लोग बोलते हैं एरिया को में को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो ये बहुत जगह पूछा जाता है कि कौन सी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। करिकुलर एक्टिविटीज़ जो पाठ्यक्रम से संबंधित होती है शैक्षणिक एरिया में, जैसे हमारा रीडिंग का, राइटिंग का, या फिर काउंटिंग लिखना सीखना है, उसका नाम लिखना सीखना है, एड्रेस लिखना सीखना है, दिस ऑल कम्स अंडर करिकुलर एरिया। एंड रिक्रिएशनल फ्री टाइम एक्टिविटीज़ में जैसे कोई गेम खेलना, ड्राइंग करना, या फिर हम कह सकते हैं बैडमिंटन, फुटबॉल, जो भी मैंने एक्टिविटीज़ बताई है, उसको जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उसको को करिकुलर बोलते हैं, एंड जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं उनको हम लोग करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। इंडोर हम लोग कह सकते हैं जो कि क्लासरूम के भीतर हम बच्चों को एक्टिविटीज़ कराते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू एकेडमिक या फिर एजुकेशनल एरिया, दिस कॉल्ड करिकुलर एक्टिविटीज़। आउटडोर हम कह सकते हैं कि जो कि आउटसाइड ऑफ क्लासरूम, नॉट इनसाइड ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम के बाहर जो भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराया जाता है उनको हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है डोमेस्टिक एरिया। डोमेस्टिक हम बोलते हैं इसमें घरेलू क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र नाम से क्लियर हो रहा है अभी इसका भी कि घर में जो भी काम करते हैं घर के हैं, जैसे लाइक बच्चे को, अब हमने अगर कोई 15 साल का बच्चा या 12-15 साल का बच्चा, तो हम लोग ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिक एरिया पे ही उसको फोकस करेंगे। अगर वो इन सब चीज़ों में, इन सब एरियाज़ में इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग उसको डोमेस्टिक, जैसे अगर 15-16 साल का बच्चा है उसको चाय बनाना सिखा सकते हैं, कैसे उसको अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो किस तरह से वो उसको पानी देना है, अगर कोई किसी का वेलकम करना है तो वो हम उसको सिखा सकते हैं, मॉप करना उसको सिखा सकते हैं, पोछा लगाना
लगाना, झाड़ू लगाना, जो भी हाउस होल्ड मतलब हम कह सकते थिंग्स होती है, कपड़ों की तय लगाना, कपड़ों को इस्त्री करना, हाँ। पर हम लोग अंडर सुपरविजन जो भी हम लोग घरेलू संबंधी एक्टिविटीज़ को बच्चे को करवाएंगे या हम लोग बच्चे के लिए सेलेक्ट करते हैं, उनको हम क्या करेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो इस एरिया में घरेलू एक्टिविटीज़ जो भी व्यक्ति करता है उनसे संबंधित एक्टिविटीज़ रहती है। तो अंडर ऑब्जर्वेशन इसीलिए करते हैं, जैसे हमने अगर बच्चे को 15 साल की बच्ची है उसको हमने इंडिपेंडेंट करना है किचन के काम में, जैसे उसको सब्जी काटना सिखाना है, तो हो सकता है कि वो चाकू की हेल्प से अपना हाथ काट दे, तो हम ध्यान रखेंगे कि हम उसको अंडर सुपरविजन कराएं। या इस्त्री करने के लिए अगर हमने बच्चे को दे दी तो हो सकता है कि वो उसको कहीं ऑन ही ना छोड़ दे और कहीं ना कहीं आग लग जाए। तो कुछ इस तरह के हार्मफुल कोई भी इंसिडेंट ना हो, उनका ध्यान रखने के लिए हम लोग उनको अंडर सुपरविजन ही कराएंगे। तो ये 6 एरियाज हैं। अब 7th की बात करते हैं, वोकेशनल एरिया। वोकेशनल हम बोलते हैं व्यावसायिक संबंधी, व्यावसायिक संबंधी क्षेत्र। व्यावसायिक संबंधी मतलब कि अब अगर हमारा बच्चा 15 साल का है तो ऐसा नहीं ज़रूरी है कि वो एकेडमिक एरिया में नहीं कर पा रहा है तो हम लोग उसको खाली डिपेंडेंट रखेंगे, नहीं, हमें उसी एरिया में उसको ट्रेनिंग देनी है। नहीं, हम उसके साथ साथ में 12-13 साल का जब बच्चा हो जाता है तो हम उसके लिए अदर एरिया में भी, जैसे वोकेशनल में उसका इंटरेस्ट अगर कोई भी, जैसे हम कह सकते हैं कि ड्राइंग उसकी अच्छी है, पेंटिंग अच्छी बना लेता है, या मेहंदी लगाना है उसको, लड़की है कोई उसको मेहंदी लगाने का शौक है तो मेहंदी लगाना सिखाएंगे। अगर बच्चा इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो कर पाता है तो उसको बुक बाइंडिंग, या फिर हम लोग जो भी मैंने बोला डोमेस्टिक एरिया में अगर बच्चा चाय वगैरह बना लेता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेता है, फाइल्स का लेन देन कर देता है, उसको अगर बोला जाए कि इस फाइल को आपको, या हमने कोई मैसेज दिया इसको दूसरे पर्सन को देना है, वो अच्छे से कर लेता है, देन हम लोग उसको वोकेशनल एरिया में उस बच्चे को कहीं भी अपॉइंट कर सकते हैं, बैंक या अदर प्लेसेस पे। तो इस एरिया में हम कह सकते हैं जो व्यवसाय संबंधी क्रियाएं होती है, जैसे बच्चे को हम कह सकते हैं कि लेन देन करना आता है, क्या वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि व्यवसाय संबंधी में पैसों का लेन देन करना उसको आता है, पैसे काउंट कर लेता है। अगर हमें उसको कहीं भी पैसे के लेन देन संबंधी उसको अगर सपोज करो दुकान पे उसको बिठाना है तो क्या उसको वो एक्टिविटीज़ वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। वो अगर कोई भी पर्सन आ रहा है उससे कोई कुछ पूछ रहा है तो क्या उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाता है। तो व्यावसायिक एरिया से संबंधित इसमें एक्टिविटीज़ रहती है जिनको हम लोग बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए उनका असेसमेंट करते हैं। तो दीज आर द, इसके अलावा हाँ लास्ट वन है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। भाषा या हम कह सकते हैं संप्रेषण संबंधी क्षेत्र, यानी कि इस एरिया में अगर हम बात करें लर्निंग डिसेबल बच्चों की, या IDD बच्चों की, सेरेब्रल पाल्सी बच्चों की, या हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों की, तो मेनली इन बच्चों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। वो अपन जो भी रिसेप्टिव या हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होते हैं वो उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं। अगर इनको कोई भी मैसेज दिया जाता है या कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाता है तो वो उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाता है। रिसेप्टिव हमारा होता है ग्रहणशील भाषा, एंड एक्सप्रेसिव होता है हमारा कि जिसको हम लोग कहीं ना कहीं रिसेप्टिव हमारा होता है जिसको ग्रहणशील बोलते हैं, एंड एक्सप्रेसिव जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करने वाली भाषा। अब इन बच्चों को अपने जो भी इनके विचार हैं उनको व्यक्त करने संबंधी समस्या होती है ड्यू टू हम कह सकते हैं लैंग्वेज इशू। लैंग्वेज में हम कह सकते हैं इनमें वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, मतलब शब्दावली का कम होना, या फिर हम कह सकते हैं कि इनमें संप्रेषण में बहुत सारी हम कह सकते हैं कि संप्रेषण संबंधी स्पीच डिसऑर्डर होने की वजह से इनमें कहीं ना कहीं ये भाषा संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। अगर हम स्पीच डिसऑर्डर की बात करते हैं तो सोडा हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, एडिशन एंड डिस्टॉर्शन।
सबमिशन हम बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं प्रतिस्थापित करते हैं। कोई भी शब्द है तो उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, उल्टा करके बोल रहे हैं, किसी शब्द की जगह कोई और ही शब्द को बोलना। ओमिशन है, अगर कोई शब्द बोल रहे हैं तो बीच में से कोई अल्फ़ाबेट को छोड़ देते हैं, जैसे स्कूल है तो कूल ही बोलना उसको, है ना। और एडिशन है तो कोई अपने से ही ऐड कर देना है, किसी भी शब्द को या अल्फ़ाबेट को ऐड कर देना है, जैसे स्कूल बोल रहे हैं तो ई स्कूल बोलना, है ना। तो इस तरह से इनमें संप्रेषण संबंधी एक्टिविटीज़ दी गई होती है जिनका हम लोग असेसमेंट करते हैं बच्चों पे। अब ये तो डिफरेंट टाइप्स के एरियाज़ थे जिनके बारे में हमने जाना। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। प्रिंसिपल्स को हम कहते हैं सिद्धांत। आंकलन के सिद्धांत। जब भी हम बच्चों का आंकलन करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के सिद्धांत रहते हैं जिनका हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले अगर हम असेसमेंट में बोलते हैं वैलिडिटी, वैधता। सेकंड हम बोलते हैं रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। थर्ड हम बोलते हैं फेयरनेस। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं वैलिडिटी की, वैलिडिटी होता है कि वैधता, यानी कि जब भी हम बच्चे के ऊपर असेसमेंट कर रहे हैं तो वो क्या होने चाहिए। जब असेसमेंट, जिस भी हम असेसमेंट या टूल को हम यूज़ में लाते हैं, चेकलिस्ट को यूज़ में ला रहे हैं, जिस भी एरिया में हमने बच्चे का असेसमेंट करना है वो उससे रिलेवेंट ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मेरे को बच्चे के फिज़िकल अपीयरेंस का, या हम कह सकते हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है, तो उसमें जो भी एक्टिविटीज़ लिखी गई होती हैं वह फिज़िकल एरिया से रिलेटेड ही होनी चाहिए। इंस्टेड हम कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ एजुकेशनल एरिया। मतलब कि वैधता में जब भी हम लोग बच्चे के ऊपर असेसमेंट करते हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, वैध रूप में होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं टूल्स के भी, तो स्टैंडर्डाइज्ड मैक्सिमम जितने भी टूल्स को हम यूज़ में लाते हैं, टूल्स हम कह सकते हैं कि लाइक जो भी जैसे मैंने MDPS टूल का बोला था, या फिर FSCP टूल का बोला था, DTLD टूल का बोला था, BCSLD टूल के बारे में बात की थी, तो उसी तरह से वो सब टूल्स क्या है, वो स्टैंडर्डाइज्ड टूल है। स्टैंडर्डाइज्ड हम बोलते हैं मानकीकृत होते हैं वो दिस ऑल आर। इसमें हम लोग ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए वो। अब जो भी टूल्स बने हैं हमें बच्चे की कौन सी प्रॉब्लम को जानना है उससे संबंधित ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बात तो हमने सर्च तो कुछ और करना है, आंकलन किसी और एरिया का करना है, लेकिन हम लोग जो एक्टिविटीज़ को लिया है वो कुछ और ही लिए। अब इसके अलावा रिलायबिलिटी है, इसमें विश्वसनीयता रहती है। मतलब हम जो भी टूल को यूज़ में ला रहे हैं बच्चों के असेसमेंट करने के लिए, उसमें विश्वसनीयता का होना बहुत ही आवश्यक है। आंकलन सही तरीके से अगर हम बात करें तो तभी होता है जब वो विश्वसनीय हो। यानी कि जो भी मैंने टूल को यूज़ में लाया बच्चों के ऊपर, तो वो समान रूप से, अगर समान स्तर के बच्चे हैं तो उनके ऊपर अगर मैं बार बार टूल को इम्प्लीमेंट करती हूँ तो रिजल्ट विल बी रिमेन सेम। यानी कि जो भी रिजल्ट परिणाम आएंगे वो सेम ही आएंगे। उसमें ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक बारी में सभी स्तर के बच्चों के लिए यूज़ में लाया तो एक बारी में तो वह जो रिज़ल्ट आया था वो सही था, लेकिन जब दूसरी बारी मैंने साथ ही उसके दूसरी बारी में मैंने किया तो रिज़ल्ट कुछ और आया। तो अगर इस तरह के आंकड़े आते हैं कि फर्स्ट टाइम में आपका सही आ रहा है और दूसरी बारी में आपका कुछ और ही आंकड़े आने हैं, तो वह हम कह सकते हैं कि आंकलन सही नहीं है। फेयरनेस हम क्लैरिटी भी बोल सकते हैं या स्पष्टता भी बोल सकते हैं।
यानी कि जब भी हम बच्चे का आंकलन करते हैं तो उसमें स्पष्टता का होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी, मैंने असेसमेंट टूल को यूज़ में लाया तो मैं कहीं मैनिपुलेशन करना शुरू कर दे या फिर मैं कहीं बायसनेस होकर के डिसीजंस को लेना शुरू कर दूं। अगर मुझे लग रहा है कि कोई बच्चा मेरा फेवरेट है तो मैं उसके लिए जो नॉर्म्स हैं या फिर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मैं कहीं किसी और तरीके से इम्प्लीमेंट करती हूँ, या फिर रिजल्ट्स में भी मैं कह सकती हूँ कि कहीं मैं हेरा फेरी तो नहीं कर रही हूँ। मुझे अगर किसी के प्रति सिंपैथी है या एम्पैथी है तो कहीं मैं भावों में बह करके कहीं उसके प्रति कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रही हूँ। यानी कि अगर बच्चा कहीं फेल हो रहा है या हमें लग रहा है कि नहीं इस एरिया में अगर मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूँ तो रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है, तो वो बायसनेस होते हैं। उस तरह के हम लोगों को चीज़ों को नहीं करना है, जो कि आंकलन अगर आप अगर वही रवैया लेकर के करते हैं तो वो भी आंकलन सही नहीं होता है। तो ये प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखता है कि इस प्रकार की गलतियां हम लोग जब भी आंकलन करें तो नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं हम लोग मानकीकृत। मानकीकृत का मतलब होता है कि मैंने जो भी टूल को बनाया, अगर हम लोग मैक्सिमम जितने भी हम लोग डिसेबिलिटी के फील्ड की बात करते हैं तो जितने भी टूल्स बने हुए सब टूल्स स्टैंडर्डाइज्ड हैं। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब है कि वो अगर हम लोग किसी भी स्टेट की बात करते हैं या फिर हम लोग नेशन लेवल की बात करते हैं तो वो सबके लिए सिमिलर हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि जो टूल मैंने बनाया वो ओनली फॉर माय क्लासरूम, मेरी क्लासरूम के लिए ही नहीं होना चाहिए, वो यूनिवर्सल होना चाहिए। उसमें जो भी मैंने आंकड़े लिए या जो भी मार्किंग क्राइटेरिया है वो भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे क्लासरूम के बच्चे हैं तो उनके लिए मार्किंग क्राइटेरिया कुछ है। और पहले तो अगर हम बात करते हैं जो क्लासरूम लेवल का रहता है उसको हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड टूल बोलते भी नहीं हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टूल वो टूल होते हैं जिनको हम लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ी या ज़्यादा लेवल की पॉपुलेशन पे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसके हम रिजल्ट्स को पता करते हैं और जब वो रिलायबल होता है, वैलिड होता है, तभी हम लोग बच्चे को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं पूरी कंट्री में या फिर स्टेट लेवल पर। तो मानकीकृत में हम कह सकते हैं कि जो भी नॉर्म्स होगी, जो भी मार्किंग क्राइटेरिया होगा वो सबके लिए सिमिलर रहेगा। उसमें हम लोग ऐसा नहीं है कि अगर साउथ में है तो साउथ में एक्टिविटीज़ जैसे साउथ इंडियंस की रहती है साड़ी पहनना या फिर बिंदी लगाना, उस तरह की एक्टिविटीज़ अगर हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो हम लोग अपनी मर्जी से बोल दें कि सूट सलवार पहनना हम बच्चे के लिए लेते हैं। नो, जो उसमें एक्टिविटीज़ दी है वही एक्टिविटीज़ रहेगी और जो मार्किंग क्राइटेरिया उसमें दिया है वो सेम ही रहेगा। हम लोग उसमें अपनी इच्छा के अनुसार चेंजेस नहीं ला सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जब बच्चे के ऊपर असेसमेंट करता है और अपनी इच्छा अनुसार वो अपने अकॉर्डिंग ही जो भी नॉर्म्स का जो भी उसका हम कह सकते हैं कि रिज़ल्ट निकालने का या हम कह सकते हैं कि उसका मार्किंग क्राइटेरिया उसमें चेंजेस लाता है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं असेसमेंट आपकी गलत जा रही है। इसके बाद में हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी या हम कह सकते हैं लचीलापन, लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत क्या होता है कि जब हम बच्चे के ऊपर असेसमेंट कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं बच्चे के ऊपर के लिए मैं जो भी मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ उसको रिटर्न फॉर्म में ही हो। नो, बच्चे को हो सकता है मैं कि रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, कोई रिकॉर्ड दे रही हूँ। जैसे अभी कोरोना काल में हम लोगों ने जब डेजर्टेशन का काम किया, रिसर्च वर्क किया, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं था हम फेस टू फेस बच्चों के पास जा कर के ही हम लोग कोई और भी रिसर्च टॉपिक्स लेते हैं या फिर हम लोग बच्चे का आंकलन का, तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बच्चे के पास जा कर के ही कर रहे हैं। हम लोग बच्चे को जैसे आप बच्चे को ऑनलाइन भी बच्चे को वो चीज़ें करवा सकते हैं, लाइक आप पेरेंट्स की हेल्प से रिकॉर्ड्स को ले सकते हैं। या फिर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि अभी जैसे मैं एक्टिविटीज़ को बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने अभी आधा अगर मेरे पास असेसमेंट मैंने टूल को इम्प्लीमेंट किया तो नेक्स्ट डे भी मैं आधे को यूज़ में ला सकती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे को वन टाइम पर ही पूरा उसको टूल को इम्प्लीमेंट करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, अगर रिसर्च वर्क की बात करते हैं, आप लार्ज पॉपुलेशन
एजुकेशन पे यूज़ करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ऑनलाइन मेथड से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग स्पेशल बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो उनको हम लोग एक क्लासरूम के बाद में, हो सकता है कि मैं 2 दिन के बाद में जो मेरी आधी एक्टिविटीज़ बची थी उनको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ बच्चे के ऊपर। तो ऐसे हम लोग लचीलापन रहता है इसमें जब भी हम असेसमेंट करते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा कि कौन कौन से एरियाज़ थे एंड कौन कौन से इसके प्रिंसिपल्स थे जिनका कि जानना जब भी स्पेशल एजुकेटर है या टीचर है उसको जानना बहुत ही आवश्यक रहता है। थैंक यू सो मच।